अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के सेशन में हम लोगों के साथ हैं जनाब सदाकत अली सर, जिनका जो अभी करेंटली विजिटिंग फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड इंग्लिश एट NDIIT न्यू दिल्ली एंड करेंटली सीनियर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट अलीगढ़ कोचिंग सेंटर अलीगढ़। तो सदाकत सर का जो है 8 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली जो एमयू और जामिया इंट्रेंस टेस्ट होते हैं, स्पेशली बीए के लिए, बीए एलएलबी के लिए, बीएड एमबीए के लिए, बीए फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए एंड एमए एचआरएम, एमबीए फाइनेंस, एमबीए एग्रीकल्चर बिजनेस। तो इन सारे ही कोर्सेज़ के लिए जो इंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें जो स्पेशली इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बच्चों को ट्रेन करने का सर का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। और तो आज के सेशन में हम लोगों ने सर को इनवाइट किया है, सदाकत सर को, इसीलिए कि वो अपने एक्सपीरियंस और स्पेशली जो उनका गाइडेंस है वो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप सबको बताएंगे, स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट स्पेशली एस्पिरेंट्स हैं इस तरह के कोर्सेज़ की, एमयू जामिया की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता है स्पेशली, कि कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितना वेटेज है और किन रिसोर्सेज की हेल्प लेनी है आपको, कैसे अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली प्लान करना है कि एटलीस्ट जो इंग्लिश का पोर्शन है जिससे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, उसको कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को श्योर शॉर्ट जो है सॉल्व कर सकते हैं करेक्ट आंसर्स के साथ। ठीक है, तो सदाकत सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और सेशन में जुड़ने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आई वेलकम यू, स्पेशली आई वेलकम यू इन दिस टुडे सेशन। और तो सबसे पहले सर आप अपने बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्टरी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो हमने बता दिया, बट आप अपने बारे में और कुछ थोड़ा सा बता दें ताकि स्टूडेंट्स फैमिलियर हो जाएं कि आज के सेशन में हम लोगों के रिसोर्स पर्सन जो जुड़ रहे हैं उनका प्रोफाइल क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी थैंकफुल टू रिजवान सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट द वेटेज ऑफ इंग्लिश in different courses, different competitive examinations of AMU and Jamia. As Rizwan sir has said, my name is Sadakat Ali, and currently I am visiting faculty of Management and English at NDIIT and senior faculty of English at Aligarh Coaching Center. So I have been training students for different competitive examinations like MBA, BEd, BLLB, BA, BA Foreign Languages, BCom, BSc entrance. English has been a concern for most of the students, especially those students who come from UP board and Bihar board. So firstly I would like to thank Rizwan sir for giving this opportunity. मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि सर आपने मुझे मौका दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इंग्लिश को लेकर के बच्चों के बीच में, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि सर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। इनफैक्ट जो बैचेस हम लोग चलाते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश की होती है सर। तो इस सेशन के थ्रू मैं चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इश्यूज हैं स्टूडेंट्स के, वो दूर हो जाए। तो सबसे अहम बात तो ये है रिजवान सर कि एमयू के जितने भी मेजर टेस्ट्स हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग और ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज को छोड़ करके हम बात करें बीए की, बीए फॉरेन लैंग्वेज की, बीकॉम, बीएससी की, बीएलएलबी की, एमबीए की, बीएड की, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सर कि 25% वेटेज इंग्लिश का होता है। अगर 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो 100 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। 25 क्वेश्चंस, दैट मीन्स 1/4 ऑफ द वेटेज। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सोचने वाली बात है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं तो उनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी होती है, उनका ग्रामर थोड़ा बहुत अच्छा होता है। अब इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि उनकी ग्रामर अच्छी होती है। इंग्लिश
as a subject, as a literature is different thing, and English as a grammar different thing. तो दोनों में फर्क है. कंपटीशन में जो इंग्लिश पूछी जाती है वो लिटरेचर नहीं पूछी जाती, वो ग्रामर पूछी जाती है सर. और ग्रामर में भी सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं. सबसे पहले हम लोग वेटेज की बात करेंगे. तो वेटेज में मैंने अभी बताया कि 25% वेटेज इंग्लिश का है. अच्छा, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं सर. बीए फॉरेन लैंग्वेजेस में 60% क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं. 60%, जैसे 100 क्वेश्चंस आते हैं तो 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, 2-3 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 60% वेटेज बीए फॉरेन लैंग्वेजेस में इंग्लिश का है. और बीए एलएलबी की बात करें सर, तो बीए एलएलबी में लास्ट ईयर यानी 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 43 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 100. 43 क्वेश्चंस. तो ये दो कोर्सेज को मैं एक्सेप्शनल कोर्सेज मानता हूं एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड. तो जो स्टूडेंट्स बीए फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये कट थ्रोट कंपटीशन है. अगर उनको इंग्लिश नहीं आ रही है या उनकी इंग्लिश बहुत वीक है तो दे नीड टू वर्क ऑन इट. और ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल वो हिम्मत हार जाएं या अब ये मतलब हाथ खड़े कर दें कि अब नहीं होगा, ये तो बहुत टफ है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. नो, ऐसी कोई बात नहीं है. बीएलएलबी में 43 क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे जैसा मैंने बताया. और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्पेशली मैंने क्लास में बच्चों को बताया था. स्पेशली 10-12 क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग से आ गए थे. बोर्ड से क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराए थे वो क्वेश्चन आए थे. तो और बाकी के क्वेश्चन की बात करें, जैसे एमबीए की बात करें तो एमबीए में 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं, बीएड में 25 क्वेश्चंस. और बीए जो नॉर्मल बीए है, बीए फॉरेन लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल बीए है जैसे बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, उर्दू, पर्शियन, हिंदी वगैरह, तो इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 100. दैट मीन्स 1/4. तो ये एक वेटेज है जिसको हमको ध्यान में रखना होगा. जो बच्चे एमबीए की तैयारी कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चंस, यानी आप 25 क्वेश्चन कह लें या 25% कह लें, बात एक ही है. आउट ऑफ 100 दोनों बात एक ही है. या फ्रैक्शन में कहें तो 1/4 क्वेश्चन हो गया. ठीक है सर. तो ये वेटेज की बात हो गई. अब हम बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है, मेजर टॉपिक्स क्या हैं जो बच्चों को पढ़ना होता है. तो देखिए सर, इसमें एक अच्छी बात यह है कि एमयू में जितने भी टेस्ट होते हैं जिसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है, तो उसमें ब्रॉडली या अप्रॉक्सीमेटली जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है. जैसे एमबीए में कॉम्प्रिहेंशन ऐड हो जाता है, कभी कभी बीए एलएलबी में कॉम्प्रिहेंशन ऐड हो जाता है, या बीए फॉरेन लैंग्वेजेस में कॉम्प्रिहेंशन ऐड हो जाता है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबका सिलेबस सेम है. ठीक है. अब सिलेबस में क्या है सर, देखिए टॉपिक सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना होगा. टेंस से बेस्ड 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं. एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन है जिसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं जी. प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन का वेटेज बहुत ज्यादा है. 4 to 5 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं. कंजंक्शन है, कॉमन एरर्स हैं. तो ये कोर ग्रामर का पोर्शन हो गया है ना. सिलेबस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोर ग्रामर और एक वोकैबुलरी. तो कोर ग्रामर में बच्चों को ज्यादा ध्यान देना होता है. 60 to 65% वेटेज कोर ग्रामर का होता है. 40 to 45% या 35 to 40% वेटेज वोकैबुलरी का है. अब वोकैबुलरी में क्या है, वोकैबुलरी में एंटोनिम्स हैं यानी अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स हैं यानी सिमिलर वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. और बीएलएलबी वालों के लिए एक टॉपिक और ऐड हो जाता है, फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स. तो ये ब्रॉड डिवीजन है सिलेबस का. सबसे पहले तो कोर ग्रामर हो गया और उसके बाद वोकैबुलरी. ठीक है सर. तो ये डिवीजन है और ये सिलेबस. वेटेज और सिलेबस की बात हमने कर ली. और आपको अगर कुछ पूछना है आप बताइए, और इसमें क्या पूछना चाहते हैं. हाँ, तो यही कि स्पेशली अगर वेटेज के हिसाब से बात करें तो जैसा आपने बताया कि मोर और लेस ज़्यादातर टेस्ट में जो है 25% तक वेटेज रहता है.
तो जी नो सर, डाउट जी स्टूडेंट्स को इस पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, और स्किप तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो ये सोचें कि हम इस पोर्शन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल को नहीं, जो है इग्नोर नहीं कर नहीं, दें, क्वेश्चंस वहाँ पे छोड़ देंगे, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेशली सर ये है कि कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाए, जो टॉपिक्स आपने बताए जी जी उनकी जो है एक प्रॉपर टाइम डेडलाइन के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर जी जी। जो है कैसे वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की भी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी है जो उनके टेस्ट में आएंगे। तो इसके लिए ओके। कैसे वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि इंग्लिश से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको वो प्रॉपरली करेक्टली आंसर कर पाएं। ओके सर। बहुत अच्छा सवाल है ये, और काफी बच्चों का ये सवाल रहता है। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल ऑल माय स्टूडेंट्स, प्लीज गो थ्रू द सिलेबस ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट। सबसे पहले आप सिलेबस को एक बार देखें, और मुमकिन हो तो उसकी एक हार्ड कॉपी अपने टेबल के पास रखें। सर, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, और स्पेशली जिन बच्चों की मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश नहीं होती, तो वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि हमें तो एक होपलेसनेस हो जाती है उनके अंदर, कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि वो सोचते हैं कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, तो बाकी का पोर्शन हम अच्छा कर लेंगे तो इंग्लिश कवर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। हालांकि इंग्लिश को 2 महीने, 2.5 महीने में या 1.5 महीने में कुछ हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो सिलेबस। मैं बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको पीएचडी नहीं करनी है, रिसर्च नहीं करनी है आपको इंग्लिश में। सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, और एक टारगेट फिक्स करना है कि यू हैव टू स्कोर फ्रॉम 80 to 90% मार्क्स। 25 में से अगर आप 20 क्वेश्चंस या 19 या 18 भी कर लेते हैं तो यू आर इन सेफ जोन। ठीक है, अब बात आ रहा था सर कि सिलेबस में जो टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे टेंस है तो टेंस का जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टेंस पे बेस्ड फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस आते हैं, और टेंस इज द बैकबोन ऑफ ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, पर्शियन हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कोई भी हो। आधा ग्रामर तो टेंस ही है, क्योंकि टेंस आपका क्लियर है तो 2-3 चैप्टर तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स टेंस पे बेस्ड हैं। ठीक है, कॉमन एरर्स के कुछ रूल्स हैं जो टेंस पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के भी कुछ रूल्स होते हैं, है ना। एंटोनिम सिनोनिम्स है, ये तो वोकेबलरी का पोर्शन है, ये आपको देखना होगा, याद करना होगा, वर्ड रूट्स आपको समझना होगा। तो ये सिलेबस की बात हो गई। अच्छा, सिलेबस देखने के बाद से, इसको समझने के बाद से, योर नेक्स्ट टास्क इज टू गो थ्रू लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, अच्छा, सिलेबस में आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये आप तभी अंदाजा लगा पाएंगे जब आप पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर को रीड करेंगे अच्छे से। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका वेटेज या इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसी किसी का वेटेज और इंपॉर्टेंस कम है ना। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे बच्चों के पास होना चाहिए, एटलीस्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, और उसको आप थोरोली पढ़ें, देखें कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, इससे एक अच्छा आइडिया हो जाता है। तीसरी बात कि जो बच्चे घबराते हैं पूछने में, कि जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है बच्चों की, वो बहुत ब्लंडर करते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, वो पूछने में शर्म आती है कि सर सोचेंगे कि हमें कुछ आता ही नहीं है, या बाकी के बच्चे हम पे हंसेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब सीखते हैं, सीख के ही सब लोग पढ़े महारत हासिल करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। हम भी सीख रहे थे इंग्लिश, बचपन से ही ये सारी चीजें नहीं आ जाती, आदमी धीरे धीरे पढ़ता है, उसके बाद समझ में आती है। तो बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सिलेबस को देखें, सिलेबस अपने पास रखें, उसके बाद लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को रीड करें, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप जितने भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पे बेस्ड आप क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में थियरी नहीं पूछी जाती, टेंस का फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, कितने तरह के एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, या नरेशन में क्या थियरीज होती हैं, ये नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी ब्रॉडनेस आएगी आपके कॉन्सेप्ट में।
तो 3 चीजें हैं, सिलेबस, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रैक्टिस। तो ये चीजें बच्चों के पास होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, चौथी बात इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको आप मार्क करें, उसको स्किप ना करें, उसको आप मार्क करें और टीचर से पूछें, है ना। मैं ग्रुप पे ऐड हूं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें ध्यान में रखनी होगी सर। बिल्कुल, के सिलेबस और स्पेशली जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो जी मॉक टेस्ट या मॉक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जी जी जी, इन बिल्कुल सारी बिल्कुल ही जरूरी चीज़ों है। के साथ ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मस्ट है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है जो इन जनरल स्टूडेंट्स के जहन में आता है जी सर। कि एक तो इशू ये है कि वो स्टूडेंट्स अपने 24 आवर्स को में से कितना टाइम निकालें कि वो प्रॉपरली जो है इंग्लिश के पोर्शन को, सिलेबस को जो है कंप्लीट कर पाएंगे, और क्या रिसोर्सेज हैं जिसकी वो हेल्प ले सकते हैं। अगर टॉपिक वाइज बात करें या तो पोर्शन वाइज बात करें कि ग्रामर के लिए कौन से रिसोर्स या बुक्स की हेल्प ले सकते हैं वो। जी जी सर, बहुत अच्छा सवाल है ये और बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है ये। बहुत अच्छा लग रहा है ये डिस्कशन आगे बढ़ाने में। सबसे पहली बात जो आपने बात कही कि एक रूटीन का इशू होता है बच्चों के पास, कि जैसे ये होता है नॉर्मली कि अब जैसे हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों के पास हम लोग वही बुक देखते हैं जो बहुत इजी होता है। जैसे जनरल स्टडीज, जीके की बुक उसके पास होती है, अब वो जीके पढ़ता रहता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है, उसका कॉन्सेप्ट, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, उसको पढ़ना है। जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, मुगल डायनेस्टी ले लिया, दिल्ली सल्तनत ले लिया, मॉडर्न हिस्ट्री ले लिया, तो ये सारी चीजें वो पढ़ता है कहानी के फॉर्म में, उसको बड़ा अच्छा लगता है। अब वो पढ़ते चला जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी सर, और इसमें बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट्स गलतफहमी में रहते हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ओके, तो एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, I'm sorry, मैं याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अभी आगे जैसे यस, अब्राहम लिंकन ने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि इफ समवन गेव मी 8 days टू कट डाउन ए ट्री, I would have spent 7 days to sharp my axe. कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 दिन का वक्त दिया जाए, तो जो हथियार है उसके पास पेड़ काटने के लिए, उसको उसके धार को तेज करने के लिए वो 7 दिन लगाएगा। ठीक है, आप पेड़ किससे काटेंगे? जो हथियार आपके पास है, जो एक्स आपके पास है, उसी से आप काटेंगे। आपको 8 दिन का वक्त दिया गया है। कटिंग डाउन ए ट्री हार्डली टेक्स 1 to 2 hours, लेकिन 8 दिन का वक्त क्यों दिया गया आपको? क्योंकि आप उसमें कोई गलती करें, आप सो जाएं। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, बहुत फेमस कहानी। खरगोश बहुत तेजी दौड़ता दौड़ता गया और जाके सो गया, कछुआ अपनी रफ्तार से जा रहा है और फिर आगे निकल गया। तो ये सारी चीजें हैं। मैं अब देखिए सर, 8 से 10 घंटे से ज्यादा कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है मैक्सिमम, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, कैट की कर रहा हो, या आईटी की कर रहा हो, या मेडिकल की कर रहा हो। एवरेज जो बहुत ज्यादा स्टूडियस, बहुत ज्यादा डिलीजेंट स्टूडेंट है, वो सिर्फ 8 से 10 घंटे ही पढ़ाई करता है। ठीक है, नॉर्मली जो एवरेज है वो 6 to 7 hours, और इतना ही बच्चे पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशंस की, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक एएमयू एंड जामिया, so you need to be more vigilant, you need to be more time saving, you need to be more diligent, क्योंकि आपको जब तक आप एक टाइम टेबल सेट नहीं करेंगे तो आप अपनी गोल की तरफ बढ़ नहीं सकते। अब देखिए, अब जैसे जो बच्चे, अब स्पेशली जो बच्चे यहाँ आते हैं, सीबीएसई के भी बच्चे आते हैं, आईसीएसई के बोर्ड के भी आते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ देम दे बिलोंग टू बिहार बोर्ड एंड यूपी बोर्ड, वेयर इंग्लिश इज अ बिग प्रॉब्लम। तो अब उनको चाहिए कि कम से कम, अब वेटेज के हिसाब से भी अगर हम देखें 25% कम नहीं होते हैं। और ये मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है
अच्छी कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं, और 25 में से वो 20 स्कोर कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन श्योर होता है, बिल्कुल श्योर है। कि जो बच्चे, जैसे मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराते हैं कोचिंग सेंटर पे, हम लोग जैसे टेस्ट सीरीज कराते हैं, तो उसमें जिन बच्चों का स्कोर इंग्लिश में 80%, अब जैसे 25 के 80% हो गया, 80% अबो जिनका स्कोर होता है, तो उनकी मैथ्स भी थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है, जीके भी अच्छी होती है, और बाकी रीजनिंग वगैरह और इंडो इस्लामिक तो अच्छी होती है। तो डिसाइडिंग फैक्टर इंग्लिश है सर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। स्पेशली बीए लेवल के लिए, बीएलएलबी, बीए फॉरेन लैंग्वेजेस, इन कोर्सेज में इंग्लिश के बगैर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये 8 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। जब से ये टेस्ट शुरू हुआ है एमयू में, तब से हम लोग जैसे कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अच्छा, कम से कम 2 घंटे हर स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ना है। ओके। कम से कम आप जैसे आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो भी 2 घंटे निकालेंगे, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो भी 2 घंटे निकालेंगे, ठीक है। अब उस 2 घंटे में, जी बताइए सर। डेली 2 घंटे वो फिक्स कर लें इंग्लिश के लिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उस 2 घंटे में 1 आवर तो आप थियरी को देंगे। ओके। जैसे आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे टेंस है, तो टेंस आप पढ़ेंगे, है ना। उस आधे घंटे भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपने उस 1 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा घंटा टेंस पढ़ा आपने, आधा घंटा प्रीपोजिशन पढ़ा, ठीक है, ठीक है। तो ये 1 घंटा तो आपने थियरी पढ़ी, रूल्स पढ़े आपने कुछ, और जो बाकी का 1 घंटा है उसमें आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, प्रैक्टिस करेंगे आप। अब उस प्रैक्टिस में या तो आप मॉक करें, या आप कोई ऐसी बुक ले लें, या मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बच्चों को अगर जरूरत होगी मैं तैयार हूं देने के लिए उनको। ओके। मेरी तरफ से जो भी असिस्टेंस होगा, जो भी हेल्प होगी, मैं देने को तैयार हूं। आप बच्चों को ये मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। और ये यू कांट एस्केप इट, यू हैव टू स्पेंड 2 आवर्स डेली, स्पेशली फॉर इंग्लिश। 1 आवर फॉर थियोरेटिकल पोर्शन एंड 1 आवर फॉर प्रैक्टिस। ये आपको करना ही करना होगा सर, किसी भी कीमत पे। आप जीके मत पढ़िए सिर्फ, आप आधा घंटा जीके पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा मैथ्स पढ़िए, उसके भी क्वेश्चंस करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि हर स्टूडेंट को कम से कम 2 घंटे इंग्लिश पढ़ना है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 घंटे दें और उसमें थ्योरी का पोर्शन रखें एटलीस्ट 1 आवर के लिए, और बाकी टाइम जो है वो फिर अब प्रैक्टिस भी करें क्वेश्चंस की, तो इन सारी स्ट्रैटेजीज के साथ प्रॉपरली प्रिपेयर करने के बाद क्या स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो जो स्कोर करेगा, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो स्कोर कितना करेगा, ठीक है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो टाइम कितना देगा टेस्ट में। या बिल्कुल सही सवाल सर, बहुत स्ट्रेटेजिक सवाल पूछा आपने। देखिए सर, जैसे जितने भी मेजर टेस्ट हैं जो 100 मार्क्स के अब आ रहे हैं, उनका ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है। 2 आवर्स होता है। बहुत अच्छा सवाल किया सर। मैं अब इसमें थोड़ा टाइम लूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। 2 आवर्स का क्वेश्चन है और उसमें 25 इंग्लिश। अब जैसे मैं अगर सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो मैं तो स्पेशली एमबीए, बीएड, कैट और एसएससी सीजीएल वालों को ज्यादा पढ़ाता हूं। तो अब एमयू की बात हो रही है, जो हमारे बच्चे हैं एमयू में और जामिया के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें सर देखिए, अगर एमबीए लेवल की बात करें, 25 इंग्लिश, 25 मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, 25 में एनवायरमेंटल स्टडीज और जीके जीएस हो गया, और 25 के मैथमेटिक्स। ठीक है सर, ये 4 डिविजन्स हैं, 25 मार्क्स ईच। अच्छा, आपको टाइम कितने मिल रहे हैं सर? 2 आवर्स, दैट मीन्स 120 मिनट्स। 120 मिनट्स। अच्छा, इसमें एक स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन ये भी होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ABCD करके 4 सीरीज होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, किसी सीरीज में क्या होता है कि जीके का पोर्शन पहले होता है, किसी में मैथ्स का पहले होता है, किसी में इंग्लिश का पहले होता है,
अच्छा, एक और है, बहुत स्टनिंग बात मैं बताने जा रहा हूं कि 95% स्टूडेंट्स दे स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। एग्जैक्टली। वो शुरू से ही शुरू करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है सर कि जैसे मैथ्स टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स आप खुद भी मैथ्स पढ़ाते हैं, आप मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर हैं आप। मैथ्स टाइम टेकिंग है। अच्छा, अब देखिए 120 मिनट्स को डिवाइड करना है आपको 100 क्वेश्चंस में। तो आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, एक मिनट से कम है। अच्छा, 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के जब आप करने बैठेंगे तो हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट भी लग सकते हैं किसी क्वेश्चन में जिसमें आप फंस गए। तो मैथ्स के लिए आपको टाइम रिजर्व करना है, ठीक है। अच्छा, मैथ्स टाइम टेकिंग है, इसलिए एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि सबसे पहले आप मैथ्स के 10-20 क्वेश्चन कर लें पहले, है ना। 30 मिनट्स या 20 मिनट्स आप शुरू के लेके। अच्छा, जब भी आप एग्जाम देने जाएं आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए, मेक श्योर। और आप टाइम को डिवाइड करेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन आप पहले 15 या 20 का टारगेट कर लें कि 20 मिनट के अंदर मुझे 15 क्वेश्चन मैथ्स के कर लेने, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेटजी ये नहीं है, अगर आप शुरू से ही सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर कि पहले जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं, यू आर एबल टू सॉल्व इट, डू इट फास्ट। अब जैसे सर इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स का कोई क्वेश्चन है या प्रीपोजिशन का कोई क्वेश्चन है, इट हार्डली टेक्स 10 सेकेंड्स। आपको क्वेश्चन रीड करना है और गोला बनाना है, ओके, ठीक है। तो इधर आपने वो टाइम सेव कर लिया, और जो टाइम आपने सेव किया है वो टाइम आपने रिजर्व कर दिया रीजनिंग के लिए या मैथ्स के लिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है ना। तो ये इस तरीके से आपको बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि 120 मिनट्स हैं तो 30 मिनट्स इंग्लिश के लिए, 30 मिनट्स मैथ्स के लिए, 30 मिनट जीके जीएस और 30 मिनट्स की रीजनिंग, ऐसा नहीं है। अच्छा, बीए के लिए, बीए नॉर्मल बीए की बात करें तो उसमें जैसे 25 की तो इंग्लिश हो गई। अच्छा, इसमें फिर जीके भी है और 10 नंबर का मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें आपको जहन में रखना होगा कि हर पोर्शन को हमें टच करना है और मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक स्ट्रेटजी ये होती है कि अगर आप बिगिनिंग से कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वहीं से कर रहे हैं, तो आप अगर मैथ्स में कुछ टाइम ज्यादा लग रहा है आपका तो घबराइए नहीं। आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जो क्वेश्चन, अच्छा कोशिश ये करिए कि एक रीडिंग डाल करके जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप मार्क कर लें, जो आ रहा है उसको सॉल्व करते जाएं। आप सेफ जोन में आ गए, आप सेफ जोन में आ गए, क्योंकि 0.25 ये जो सबसे छोटा नंबर है जो आप स्कोर करते हैं, जो आप, ये एक सबसे मिनिमम डिवीजन है 0.25। 0.25 से आपका मेरिट कितना ऊपर जाएगा यू कांट प्रेडिक्ट। 0.25 से आपकी मेरिट कितनी नीचे जाएगी ये भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन शुरू में अटेम्प्ट कर सकते हैं आप करिए, और आप पैनिक बिल्कुल मत होइए कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, आप उसको मार्क कर लें। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप मोर देन 50% क्वेश्चन कर चुके होते हैं और आपको पता है कि आपने करेक्ट किया है, कि तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपके अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाती है और आप फिर सोचेंगे नहीं ये भी करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, देखिए अगर यही क्वेश्चन आपको 5 घंटे में सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो हर आदमी सॉल्व कर लेगा, सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि कंपटीशन इज नॉट अबाउट सिलेक्शन, कंपटीशन इज ऑल अबाउट रिजेक्शन। एग्जामिनर गिव्स यू मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू कमिट अ मिस्टेक। आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम करने के लिए कंपटीशन रखी गई है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा गलती करें और आपका चांसेस कम हो। तो ये रिजेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है। आप जितना ज्यादा गलती करेंगे उतना ही ज्यादा रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, गलती आप कम करेंगे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको टाइम एफिशिएंट होना पड़ेगा। टाइम एफिशिएंट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा। 10 सवाल आपको 10 मिनट के अंदर सॉल्व करने की आपकी स्पीड लानी पड़ेगी वहां तक। 10 सवाल को आप आधे घंटे में कर रहे हैं और करेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात है,
लेकिन उसी 10 सवाल को आप मिनिमाइज करते 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 10 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये स्ट्रेटजी होती है। बिल्कुल, तो ऐसा ही कुछ ना कुछ हम लोग चाह रहे थे कि आपके एक्सपीरियंस से जो कुछ बातें ऐसी सामने आए जो स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर सकें, स्पेशली कि टेस्ट के टाइम का, जो टेस्ट आवर्स हैं, जो टेस्ट में 120 मिनट्स मिले हैं, उसमें वो अच्छे से अच्छे उसको मैनेज कर पाएँ और इफ़िशिएंटली यूटिलाइज कर पाएँ और मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। और दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली अगर आप कोई MCQ बेस्ड, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड अगर आप टेस्ट दे रहे हो, स्पेशली एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, तो इस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और ऐसे ही कुछ टिप्स एंड पॉइंट्स के लिए हम लोगों ने ये सेशन रखा ही है कि स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा मिल पाए। अब एक और पॉइंट है सदाकत सर, जो इन जनरल स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि स्पेशली लास्ट मिनट प्रिपरेशन में क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी चाहिए। जब टेस्ट को जो है कह लीजिए एक वीक बचा है, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए, क्या रिवाइज करना चाहिए, स्पेशली इंग्लिश के केस में, और ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए उनको जो है अपनी। ओके सर, ये आपने बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बच्चे अक्सर पूछते हैं। अभी तो देखिए AMU में, जामिया में फॉर्म आए हुए हैं, बच्चों ने अप्लाई किया है, लेकिन अभी टेस्ट की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि टेस्ट होगा कब। तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए, जो भी टेस्ट होते हैं तो मिनिमम आप मान के चलिए कि 1 या 1.5 महीने का टाइम दिया जाता है अनाउंसमेंट के बाद। तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि टेस्ट हो सकता है कि अगस्त लास्ट वीक में हो या सितंबर फर्स्ट वीक में हो। तो ये एक कॉमन प्रेडिक्शन है बहुत सारे स्कॉलर्स का और टीचर्स का, हमारे जैसे। तो देखिए, अभी बच्चों के पास टाइम है। अभी आज 12 जुलाई है, अभी इधर 18 डेज हैं, बीच में फेस्टिवल भी है, हॉलीडेज भी हैं, और अगस्त का पूरा महीना बच्चों को मिलेगा, आई होप। अच्छा, लास्ट मिनट लर्निंग की जो आपने बात कही सर, तो पहले तो मैं आई स्ट्रांगली एडवोकेट टू रिजेक्ट लास्ट मिनट लर्निंग। लास्ट मिनट लर्निंग नहीं होती सर, लास्ट मिनट रिवीजन होता है। लास्ट मिनट में आप कुछ भी लर्न कर रहे हैं, जल्दबाजी में आप लर्न नहीं कर सकते। तो आपको जो भी लर्न करना है, आप देखिए, अब ये चूंकि बहुत छोटे छोटे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, BA का, BLLB का, MBA का, B.Ed का। हम लोग जैसे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को, SSC, CGL, PCS, बैंक PO, क्लर्क वगैरह, तो उसमें हम लोग स्पेशली 1 मंथ रिजर्व रखने को बोलते हैं बच्चों को। ये 1 मंथ में आपको कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। और सर, सबसे बड़ा रोल रिवीजन का ही होता है कि आपने पिछले साल भर में, पिछले 6 महीने में क्या पढ़ा है ना, उसको आप रिवाइज करेंगे। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो सब पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है। तो बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि शॉर्टकट ना अपनाएं, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ओके, बी पेशेंट, आप पेशेंट रहिए और अपने कॉन्सेप्ट पे काम करिए। जैसा कि पहले हमने ये बताया है कि पहले, सबसे पहली चीज सर कॉन्सेप्ट है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद से आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आप करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते, यहां पर कोई थियरी नहीं आती। क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन होंगे। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग जैसे ACC में, अलीगढ़ कोचिंग सेंटर में, हम लोग जो बच्चों का टेस्ट सीरीज कराते हैं या मॉक टेस्ट कराते हैं, तो एग्जाम का जो लेवल है, एंट्रेंस का जो लेवल है AMU का या जामिया का, उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड हम लोग देते हैं बच्चों को, स्टैंडर्ड। अब देखिए, बच्चा थोड़ा घबराता है कि अरे ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है ना, ये कैसे होगा एग्जाम में, तो इससे मतलब आसान क्वेश्चन आते हैं। तो ये जानबूझ के दी जाती है, ये क्वेश्चन हम लोग जानबूझ के देते हैं कि बच्चे में थोड़ी सी और सीखने की क्यूरियोसिटी आए। बच्चा ये ना समझ बैठे कि अब तो मैं बहुत कुछ पढ़ चुका हूं, अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो अब उसको प्रैक्टिस करने के लिए और उसको नई चीज सीखने के लिए एक इंटरेक्शन होता है कि भाई अब ये भी तुम्हें देखना है, थोड़ा बहुत ये भी देख लो। तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, अब देखिए चांद से तो क्वेश्चन बन के आते नहीं है। जो रिसोर्सेस या बुक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं
उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है दे कैन इजिली सॉल्व, ये कर लेते हैं आसानी से। और जिन बच्चों में ये है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो वहां भी प्रॉब्लम है। आपका कॉन्सेप्ट कितना भी ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो वहां भी आप फंस सकते हैं। तो दोनों का इक्विलिब्रियम होना जरूरी है सर, कॉन्सेप्ट भी और प्रैक्टिस भी। जी सदाकत सर, तो यही ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के लिए हम लोगों ने ये सेशन रखा था कि वो पॉइंट्स टिप्स जो है स्टूडेंट्स को मिल पाएँ। लेकिन अगर इसके बाद भी स्टूडेंट्स को आपकी गाइडेंस चाहिए हो कुछ, अगर वो आपसे जो है कनेक्ट होना चाहते हो, आपकी गाइडेंस लेना चाहते हो, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी गाइडेंस ले सकते हैं स्पेशली? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने स्टूडेंट से कि उनको मेरी तरफ से जो भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मुझसे रिसोर्सेज चाहिए, पीडीएफ मटेरियल चाहिए, या अभी मैं जिस कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ अलीगढ़ कोचिंग सेंटर, वहाँ अभी ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस चल रही हैं, और अभी गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाएगा तो ऑफलाइन मोड में भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारी क्वेरीज हैं बच्चों की आ रही हैं, हम लोगों ने बैच भी बना लिया है। तो आई थिंक इन अ वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैचेस फॉर डिफरेंट कोर्सेज। तो वहाँ बच्चे आ सकते हैं, और मिनिमम प्राइसेस पे, जहाँ पे जैसे कोचिंग का जो फी है बिल्कुल नॉमिनल है। जैसे बहुत पुअर बैकग्राउंड से कोई बच्चा आ रहा है, या फैमिली प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली वीक है जो बच्चा, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल प्रोविजन करते हैं। अच्छा, ये तो दूसरी बात हो गई। इसमें अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स की मेरी जहां भी जरूरत पड़ेगी बच्चों की, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तैयार हूं। बच्चों को मेरा पहले से ही, शुरू से ही ये मोटिव रहा है कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं प्रिपरेशन के लिए, वो अच्छे से मेहनत करें, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। लैक ऑफ गाइडेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अलीगढ़ में, है ना। तो अब जैसे हम लोग यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं काफी दिनों से, और काफी बड़े बड़े बैचेस में भी पढ़ाते हैं। पीसीएस का बैच है, सीसेट का बैच है, लेकिन ये जो बैचेस हैं छोटे छोटे बैचेस हैं, बीए, बीएलएलबी, बीकॉम, एमबीए, बीएड, तो इसमें जो एक फिक्स्ड सिलेबस है उसको हम लोग बहुत कम टाइम में कवर करा देते हैं, और बहुत सारे मटेरियल्स भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये कोई इशू नहीं है। बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, दे आर फ्री टू कॉल मी, दे आर फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी। कभी भी वो ऐसी जरूरत महसूस करते हैं कि उनको गाइडेंस की जरूरत है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सदाकत सर जो है बिल्कुल ओपन हैं, अगर स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए अपनी स्टडीज़ में, प्रिपरेशन में, तो ये एक अच्छी बात है। और स्पेशली जो है कि इंग्लिश में, जो इंग्लिश का पोर्शन आता है एमयू एंड जामिया के एंट्रेंस टेस्ट में, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई हेल्प एंड गाइडेंस चाहिए तो आप सदाकत सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सदाकत सर, क्या आप अपना ऐसा कोई कांटेक्ट पॉइंट, नंबर वगैरह शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ? व्हाट्सएप नंबर है मेरा, शेयर कर दीजिए, बच्चों को दे दीजिए, कोई भी दिक्कत आए वो हमसे पूछ लेंगे। व्हाट्सएप नंबर है, आई थिंक वो डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग एंटर कर देंगे, अदरवाइज स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं। 9756 ठीक है। यस यस यस। तो आई थिंक के जो आज का सेशन रहा है सदाकत सर, उसमें काफ़ी इलेबोरेटिव वे में आपने कैसे स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी है और अलग अलग सेक्शन पे कैसे फोकस करना है, स्पेशली इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, उसको बहुत ही इलेबोरेटिव वे में डिस्कस किया है, और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने जा रहा है सेशन। तो श्योरली थैंक यू वेरी मच, और इतना ओपन होने के लिए कि स्टूडेंट्स कभी भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑन रिकॉर्ड इसके लिए जो है ओपन हैं और अपना नंबर शेयर किया है, तो नो डाउट ये जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच थैंकफुल, होल स्टूडेंट फ्रेटर्निटी इज़ वेरी मच थैंकफुल फॉर यू ऑल योर कोऑपरेशन एंड गाइडेंस। और आज का सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।